आपकी सरकार को 9 साल दिए, आपकी सरकार ने उन 9 साल में टॉयलेट बनाए और देश ने पहली बार पैखाना घोटाला देखा। पैखाना घोटाला आपने सुना था? 18 सरकार की खिलाफत करने वाले, आज मैं आपको बता दूं, जो देश की जो मोदी सरकार है वो पहली बार मुर्दों का इलाज करा रही है इस देश में। अब तक तो मैं जिंदों का इलाज देखता था, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का भी इलाज हो रहा है इस देश में। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आज देश के हर कोने में 144 लागू रहती है, हर कोने में। कभी हरियाणा में लागू रहती है, कभी मणिपुर में लागू रहती है। महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर जवाब नहीं देगा। हमारे देश की भाजपा सरकार को हमारे देश के मुसलमानों से नफरत है, लेकिन विदेश के मुसलमानों से प्यार है। और इतना प्यार है कि विदेश के मुसलमानों के हाथ चूमते हैं, उनसे गले मिलते हैं, और इतना प्यार उमड़ाता है कि विदेश की बिरयानी भी खा लेते हैं। तो मोदी जी भी तो क्या कर रहे हैं, जो पिछली सरकारें, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये आप समझ लीजिए कि चोर चोर मौसेरे भाई बिल्कुल करेंगे। इस देश में पिसता है सिस्टम के जरिए तो आम नागरिक, इस देश की आम जनता। बाकी इस देश के अंदर ना कोई नेता, ना मंत्री, ना सांसद, उनको कोई तकलीफ नहीं है। चैन की बढ़िया 2 रोटी नहीं, बटर रोटी खाते हैं। और इस देश की जनता जो आज मतलब आप डेमोक्रेसी शुद्ध पानी भी नहीं पीती है, आप डेमोक्रेसी के संविधान की बदौलत मैं यहाँ पर बोल पा रहा हूं, वरना इस देश के नेता तो हमें गूंगा भी कर देते। इस देश में संविधान है तो मैं बोल पा रहा हूं, यहाँ बैठा हूं, आप पूछ पा रहे हैं तो संविधान की बदौलत। मेरे को कर देख लो, ज्ञानवापी चल रहा होगा, राम मंदिर चल रहा होगा, नहीं तो वो 24-27 साल का लड़का जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो आकर बैठ जाता है, जिसको ये नहीं पता कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक का फेसबुक पेज लाइव। आप चाहें तो अपने कमेंट भी दे सकते हैं। मेरे साथ खास मेहमान हैं मोहित शर्मा, और ये मोदी जी के बड़े विरोध में हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। कांग्रेस के नहीं, मैं आपको बोला कि आप भाजपा के पत्रकार हैं, भाजपा के दलाल हैं। बोलिएगा, मैं हूँ भाजपा का पत्रकार। आप थोड़ा कुर्सी ऊपर कर लीजिए। तो आप भाजपा के पत्रकार हो सकते हैं, मैं किसी पॉलिटिकल नहीं। आपके पास में कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है ये बात बोलने का। आपने देखा है मैंने कोई कांग्रेस से कोई पत्रकार किसी का समर्थक नहीं हो सकता है? कोई पत्रकार किसी का समर्थक नहीं हो सकता। तो आपने मेरे को कैसे, आप समर्थक हैं, इसका मतलब क्या है? नहीं तो इसका मतलब क्या है कि आप समर्थक हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि दूसरा भी समर्थक होगा। मैं तो नहीं, मैं नहीं करता। क्यों करूंगा मैं समर्थन? क्यों करूंगा? किस लिए करूंगा समर्थन? मैं तो इस देश में कांग्रेस के समर्थक हैं या नहीं? पहले हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात, चलिए मान लीजिए आप कांग्रेस समर्थक नहीं, बिल्कुल आम नागरिक हैं। बिल्कुल आम नागरिक हैं। आम नागरिक, किसी पार्टी में आप जुड़े हुए नहीं? ठीक है, चलिए। तो बीजेपी के विरोध की वजह? बीजेपी के विरोध की वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी आज देश को बेचने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी कल तक जिन नीतियों का विरोध करती थी, आज उन नीतियों को स्वयं लागू कर रही है। कौन सी नीति? आप एक बात मुझे बताइए, भारतीय जनता पार्टी कल तक आरोप लगाती थी परिवारवाद का, आज सबसे बड़ा परिवारवाद भाजपा के अंदर है। आप बताइए ना, भाजपा से बड़ा परिवारवाद है क्या किसी के पास? मेरे पास तस्वीरें भी है, मैं दिखा देता हूँ। क्या इन तस्वीरों को मना कर देंगे? राजनाथ सिंह है, उनका बेटा पंकज सिंह है। हाँ, अच्छा, ठीक है, तो ये उनका बेटा नहीं है। ये मुझे बताइए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, ये उनका बेटा है। ये आपको पता है? ये सुन लीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये LLM, मैं वही बता रहा हूँ मैं आपको। ये LLM करके आया विदेश से। देश की गरीब जनता के बच्चों को कहते हैं कि छुरियों में धार लगा लो और अपने बच्चों को विदेश में पढ़ने के। इनका बच्चा हिंदू युवा वाहिनी में क्यों नहीं जाता? बजरंग दल में क्यों नहीं जाता? RSS में क्यों नहीं जाता? मेरे पास बहुत सारे लोगों की चिट्ठी है। ये आप देख लीजिए, अनुराग ठाकुर और उनके फादर प्रेम कुमार धूमिल। क्या ये परिवारवाद नहीं है? अमित शाह जी, उनके बेटे अमित शाह देश के गृह मंत्री, उनके बेटे जय शाह, क्या ये परिवारवाद नहीं है? भारतीय जनता पार्टी में भी परिवारवाद है और आपको दूसरी पार्टियों का परिवारवाद दिखता है। एक बात मुझे बताइए, एक बात मुझे आप बताइए, अगर आज लालू प्रसाद यादव का बेटा तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनता है तो आपको दिक्कत क्या है? अगर मुलायम सिंह यादव का बेटा अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनता है तो आपको दिक्कत क्या है? ये मुझे बताइए ना। जिस लालू यादव ने ट्रेन की टिकट पे 1 रुपया टिकट का दाम किया, लेकिन ट्रेन तब भी प्रॉफिट में गई, तो अगर आज उनका बेटा इस देश की कमान को संभाल रहा है, अपने राज्य की कमान को संभाल रहा है, अपने राज्य को आगे बढ़ा रहा है, तो आपको उससे तकलीफ क्या है? आप ये बताइए ना मुझे। आज उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है? आज मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में सिर्फ गिने चुने लोगों पे अत्याचार हो रहा है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठीक है, चाहे फिर वो आपका दलित हो, सिर्फ उन्हीं लोगों पर तो अत्याचार है। बाकी किस पे अत्याचार हो रहा है मुझे आप बता दीजिए। अब मेरा सवाल लेंगे? हाँ बिल्कुल, सवाल दीजिए अपना।
मैं ये कह रहा हूँ, परिवारवाद की परिभाषा आपको पता है? जी बिल्कुल पता है क्या परिवारवाद है की परिभाषा। क्या कि है? परिवारवाद की परिभाषा यही है कि जो काम को पिताजी करते थे वही काम को जब पिताजी के जाने का बेटे ने संभाल लिया। तो यही तो हो रहा है। अनुराग ठाकुर के पिताजी मुख्यमंत्री थे, अब उनका बेटा बीजेपी में है। आप अब मेरी बात सुनिए। हाँ। मेरी बात सुनिए फिर बोलिए। जी परिवारवाद का मतलब होता है जी कि आपने जिनकी तस्वीर दिखाई वो जी। दिखाइए। ये राजनाथ सिंह और पंकज सिंह राजनाथ सिंह और और किन पदों पर रहे हैं बीजेपी में? मैं पहले बीजेपी में आऊँ। रक्षा मंत्री रहे हैं। और बीजेपी में किन पदों पर रहे हैं? बीजेपी में तो मैं तो रक्षा मंत्री के पद पर इनको जानता हूँ। सर वो सरकारी पद है। हाँ वो सरकारी पद है। हाँ। रक्षा मंत्री रहे हैं, हाँ। कई मंत्री। बीजेपी के वो अध्यक्ष भी रहे हैं। हाँ बिल्कुल आपको रहे पता हैं, है? बिल्कुल जी। राष्ट्रीय अध्यक्ष। राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं जी। परिवारवाद का मतलब होता है सर, जैसे आपका बेटा, आप जैसे सर डॉक्टर है, आपका बेटा भी एग्जाम देगा, डॉक्टर बन जाएगा, हाँ। कोई दिक्कत नहीं है कोई सर। दिक्कत नहीं है, बिल्कुल। परिवारवाद का मतलब होता है कि मैंने एक पार्टी बनाई, हाँ और जैसे बीजेपी को किसने बनाया? बीजेपी बना, पहले जनसंघ थी बीजेपी, बिल्कुल। श्यामा प्रसाद मुखर्जी बिल्कुल। ने बनाया, बाद में बीजेपी हुई। बिल्कुल। उस समय 3 नेता थे, हाँ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी। हाँ 3 बड़े नेता थे। हाँ। भैरव सिंह शेखावत भी थे। आप शायद बीजेपी के बारे में कम जानते हो, मैं ज्यादा जानता हूँ। नहीं, आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं तो आप हाँ, ज्यादा हाँ, जानते नेजमा होंगे। अब्दुल्ला भी थे। हाँ भैरव सिंह शेखावत थे भी थे। हाँ। सिकंदर बख्श जैसे नेता थे। क्या इसमें से किसी का बेटा बीजेपी का अध्यक्ष है? एक बात आप मुझे बताइए, अब मुझे ये तो बता दीजिए, मुझे अरे आप ये सुन बता तो, दीजिए। आपने बोला मुझे हाँ। तो बोलने दीजिए। जी बिल्कुल बोलिए। कोई अध्यक्ष है? नहीं है। आज कौन अध्यक्ष है बीजेपी का? आज भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन है? यही लोग ऑपरेट कर रहे हैं और कौन कर तो रहा है? परिवारवाद का मतलब होता है सर, कोई पार्टी अगर जिसने पार्टी बनाई उसी का बेटा मुख्यमंत्री का पद रिजर्व है। हाँ। आरजेडी में मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? पहले लालू जी थे, फिर राबड़ी देवी जी हुई, फिर तेजस्वी यादव होंगे। हाँ। सपा में मुख्यमंत्री कौन हो सकता है? हाँ। अखिलेश यादव हुए, पहले मुलायम मुलायम सिंह सिंह यादव हुए, फिर अखिलेश यादव हुए, फिर अखिलेश यादव ही होंगे। हाँ। राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वही होंगे। हाँ। अब एक बात मुझे अरे बता सुन दीजिए, तो लीजिए सर। मेरे सवाल का तो सुन जवाब तो दे लीजिए भाई, सुन तो दीजिए। लीजिए। ये जो उनको लोग चुन रहे हैं वो इस देश की जनता ही तो चुन रही अरे है। मैं पार्टी का परिवारवाद कह रहा हूँ सर। हाँ, पार्टी का मुख्यमंत्री परिवार। का बात तो नहीं कर रहा। अच्छा, हाँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये मोदी जी का लॉजिक है, यही लॉजिक ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी दिया है। हाँ। उनका कहना है कि मेरी पार्टी में डेमोक्रेसी है। अच्छा। हमारी पार्टी में कोई भी अध्यक्ष का बेटा अध्यक्ष नहीं बनता है, चुनाव जीत के आना होता है उसको। तो अभी कांग्रेस में कौन अध्यक्ष है? कांग्रेस में पहले, अब बता देता हूँ, कांग्रेस पहले कांग्रेस नेहरू जी प्रधानमंत्री हाँ। बने, फिर उसके परिवार से इंदिरा जी प्रधानमंत्री मैं बने। अध्यक्ष की बात पूछ रहा हूँ अरे आपसे। रुकिए ना, अध्यक्ष पर ही आता हूं मैं। हाँ। आ जाऊंगा मैं। हाँ। पहले नेहरू जी ने चलाया अध्यक्ष, हाँ फिर इंदिरा जी चला रही हैं, हाँ। फिर राहुल। सवाल यह है कि राहुल कहाँ? राहुल जी भी अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रहे हैं, बाद में कार्यकारी अध्यक्ष हाँ, रहे हैं। मैं सुनिए अध्यक्ष ना की बात करूं हाँ, सर। सुनिए सर ना। गोल मत घुमाइए, सीधा बिल्कुल हाँ, फैक्ट टू हाँ, फैक्ट पे सुनिए बात ना करिए सर। अगर आप करते हैं जी। उन्होंने जब नहीं बनना पसंद किया अध्यक्ष, तब जाके उन्होंने खड़गे जी को बनवाया। मैं एक आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? हाँ, मेरी बात तो ये सुनिए। बताइए ना आप मुझे। आप एक कम्युनिटी को लेकर, एक जाति को लेकर जब आप प्रस्तुत करने का काम करते हैं तो मल्लिकार्जुन खड़गे जी कौन है? आप ये बताइए। आज भारत देश की विपक्ष की अरे सेकंड वही नंबर तो की मैं चाह रहा हूं सबसे बड़ी साहब। पार्टी बीजेपी के दबाव में ही तो कांग्रेस ने अपने अध्यक्ष बदला, क्योंकि बीजेपी आरोप लगा रही थी कि परिवारों की पार्टी है। तो आप नहीं एक बात चाहते हैं मुझे कि आप- बताइए, नहीं एक बात मुझे बताइए, जिस टाइम पर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, क्या उस टाइम पर क्या कहते हैं सोनिया गांधी जी राहुल गांधी को प्रधानमंत्री नहीं बना सकती थी? सर कंट्रोल था पूरा किस पे? सरकार। मनमोहन सिंह भले प्रधानमंत्री थे, अच्छा, लेकिन अच्छा बताइए अध्यादेश किसने मनमोहन था? सिंह क्या मैं बता रहा PSO हूं थे ना। क्या? अरे मैं बता रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ, आप मनमोहन सिंह के पीएसओ थे क्या? नहीं, पीएसओ। मैं पत्रकार- जैसे स्मृति ईरानी देख लेती हैं प्रियंका गांधी को नमाज पढ़ते हुए, जैसे स्मृति ईरानी पत्रकारों को धमकाती हैं, मैं आप भी भी बता रहा दबाव हूं। में थे क्या? हाँ मैं बता रहा हूँ। हाँ। मैं एक पत्रकार के तौर पर बता रहा हूँ, लॉजिक देता हूँ मैं सर। हाँ बिल्कुल गलत दीजिए बात नहीं लॉजिक। बोलता हूं। हाँ लॉजिक दीजिए। प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का हेड होता है, हाँ कैबिनेट का। हाँ एक बिल कैबिनेट ने पास किया, हाँ। पास अध्यादेश लाया। राहुल गांधी एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, सिर्फ उनकी हैसियत भी नहीं होती है। जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है ना सर, वो कैबिनेट की बैठक में नहीं जा सकता है। कैबिनेट की बैठक में कैबिनेट मिनिस्टर जाते हैं, कैबिनेट मिनिस्टर प्रधानमंत्री। जाते हैं, हाँ। बिल्कुल। राहुल गांधी की हैसियत इतनी ज्यादा थी कि कैबिनेट का अध्यादेश प्रेस क्लब में राहुल गांधी ने फाड़ दिया। हाँ बिल्कुल फाड़- उसके हिसाब से जेल जाना चाहिए राहुल गांधी को। बिल्कुल जाना चाहिए। अब बताइए, ये सीएम पीएम थे या सुपर पीएम थे? देखिए मैं आपको बता दूं, ये सवाल का जवाब हाँ। आपको कांग्रेस पार्टी का कोई स्पोक पर्सन दे सकता है। मैं यहाँ कांग्रेस को जस्टिफाई करने के लिए नहीं बैठा हूं। मेरे कहने का मतलब ये है कि कांग्रेस ने गलतियां करी,
तभी तो लोगों ने कांग्रेस को बदल दिया। अब भाजपा भी अगर वही गलती करे तो फिर कांग्रेस और भाजपा में अंतर क्या है? बीजेपी कौन सी गलती कर रही है, मुझे एक गलती बताइए। आज एक बात मुझे बताइए, सबसे बड़ी गलती है कि देश की जनता के साथ वादे कर कर उन वादों को पूरा ना किया जाए। सबसे बड़ी गलती वादा? कौन सा 2 करोड़ रोजगार का वादा, 100 स्मार्ट सिटी का वादा, 15 लाख रुपए का वादा, ठीक है, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा का वादा, ठीक है, महिलाओं की सुरक्षा का वादा। क्या इनमें से कोई भी वादा पूरा हुआ है? अब मेरी बात सुनिए जी, मोदी जी की कितने साल सरकार रही है? हा? मोदी जी की सरकार कितने 9 साल। 9 साल। हाँ। भारत में गरीबी हटाओ का नारा सबसे पहले किसने दिया था? गरीबी हटाओ का नारा कांग्रेस ने। कब दिया था? 1950 के आसपास। कितने साल सरकार रही कांग्रेस की? कांग्रेस की सरकार रही होगी इस देश में 65 के अप्रॉक्स रही होगी, 64 65। 65 साल में गरीबी हट गई? नहीं हटी। तो जो आदमी जिस पार्टी ने 65 साल में गरीबी नहीं हटाया, मोदी जी से आप 9 साल में हिसाब मांग रहे हैं। अब सुन लीजिए, जो आप कहते हैं 9 साल के अंदर आप 9 चीजें बताइए जो मोदी जी ने बनाई हो, और आप 65 बात करते हैं ना, 65 साल की या 64 साल की। मैं आपको बताता हूं, इस देश में सुई से लेकर परमाणु बम तक बाहर से आया करता था। आपको नहीं पता होगा, जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 में। इस देश के अंदर पिछली सरकारों ने, जो पिछली सरकार रही, उनमें वाजपेयी जी का भी शासन रहा, कांग्रेस का भी शासन रहा, और समाजवादी से चंद्रशेखर जी भी प्रधानमंत्री रहे। सुन लीजिए, इस देश में इसरो भी बना, एम्स भी बना, IIT भी बने, मेडिकल कॉलेज भी बने, और जिस कॉलेज से आपने पत्रकारिता करी, जहां से आपने स्कूलिंग करी, वो स्कूलिंग, वो कॉलेज, वो सब पिछली सरकारों ने बनाए। आपकी सरकार ने, सुन लीजिए, आपकी सरकार को 9 साल दिए, आपकी सरकार ने उन 9 साल में टॉयलेट बनाए, और देश ने पहली बार पैखाना घोटाला देखा। पैखाना घोटाला आपने सुना था? 18 करोड़ की सड़क को 250 करोड़ में बनाया। और सुनते रहिए, सरकार की खिलाफत करने वाले, आज मैं आपको बता दूं, जो देश की जो मोदी सरकार है, वो पहली बार मुर्दों का इलाज करा रही है इस देश में। अब तक तो मैं जिंदों का इलाज देखता था, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत मुर्दों का भी इलाज हो रहा है। ये मैंने, ये CAG की रिपोर्ट कह रही है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं, मेरे पास पूरा इसका डाटा है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर, मैं आपको बता दूं, होम राशन मुफ्त भोजन योजना के तहत उसमें भी घोटाला हुआ। और कितने का घोटाला हुआ? 62 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ये मैं नहीं, ये CAG की रिपोर्ट बता रही है। इन्होंने हर जगह घोटाले किए। जो सरकार के खिलाफ बोला, एक महिला उत्तर प्रदेश की रहने वाली सरकार के खिलाफ गाना गा देती है कि यूपी में काबा, ठीक है, सरकार जो है उसके हस्बैंड की नौकरी गायब हो जाती है। सरकार गायब कराती है, निकाल दिया जाता है, ये मेरे को नहीं पता, लेकिन उसके हस्बैंड की नौकरी चली जाती है। उत्तर प्रदेश में एक आदमी टमाटर पे सिक्योरिटी लगा देता है, तो उसको उठा के उसके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, उसे जेल में बंद कर दिया जाता है। नू हिंसा में जो हाईकोर्ट की बेंच बुलडोजर के ऊपर रोक लगाती है, उस हाईकोर्ट की पूरी बेंच को बदल दिया जाता है। तो आप क्या कहते हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं या डिक्टेटरशिप में रह रहे हैं? अच्छा, आप मेरी बात सुनिए, आप हो गया ना? हाँ बिल्कुल, बताइए। मेरे सुनिए। हाँ, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लाकर कितने लोगों को जेल में डाला था? कम से कम 30,000 से ज्यादा लोगों को डाला ही होगा। मोदी जी ने कितने लोगों को जेल में डाल दिया है? मोदी जी ने कितने लोगों को जेल में डाला? अब सुन लीजिए, मोदी जी ने कितने लोगों को जेल में डाला है, आपको तो ये बात का डाटा ही नहीं। हमारे देश में कितना किसान मर रहा है, इस बात का डाटा सामने नहीं आ रहा। और जिनको आप कह रहे हैं जेल के लिए, सुन लीजिए, जो लोग, अब आप ये देख लीजिए, 1000 से ज्यादा इमरजेंसी, इमरजेंसी लगा दिया, वो डेमोक्रेटिक लग रहा है। इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लेकर माफी मांगी थी, नहीं मांगी थी? आपको ये बात नहीं पता होगी शायद। कब माफी मांगी? माफी नहीं मांगी थी, इमरजेंसी को लेकर बोला था उन्होंने कि ये गलत कदम था। मतलब आपका गर्दन काट दे, संविधान में 100 संशोधन कर दे, संविधान खत्म कर दे, इमरजेंसी लगा दे। अरे सर, आप एक बात समझने को तैयार ही नहीं है। मैं आपको ये समझा रहा हूं कि जब कांग्रेस ने भी गलती करी और भाजपा ने भी गलती करी, तो हमने कांग्रेस को हटाया किस लिए? कांग्रेस ने गलती करी इसलिए तो हटाया। और वही गलती बीजेपी कर रही है, तो हटाएंगे क्यों? कहाँ इमरजेंसी? ये जो आप बीजेपी ने इमरजेंसी लगा दिया, इमरजेंसी। अब सुन लीजिए, इस देश में जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के बाद आज देश के हर कोने में 144 लागू रहती है, हर कोने में। कभी हरियाणा में लागू रहती है, कभी मणिपुर में लागू रहती है। देश के अंदर आप ये मुझे बता दीजिए, ऐसा कौन सा कार्यकाल सरकार का संवैधानिक अधिकार नहीं है लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करना? 144 लगाना क्या अच्छा पुलिस को अधिकार है कि नहीं? संविधान के अधिकार। लोग मर रहे हैं, हमारे देश का प्रधानमंत्री उस पर जवाब नहीं देगा।
महिलाओं को निर्वस्त्र कर दिया जा रहा है, हमारे देश के प्रधानमंत्री उस पर जवाब नहीं देगा। हमारे देश की भाजपा सरकार को हमारे देश के मुसलमानों से नफरत है, लेकिन विदेश के मुसलमानों से प्यार है, और इतना प्यार है कि विदेश के मुसलमानों के हाथ चूमते हैं, उनसे गले मिलते हैं, और इतना प्यार उमड़ाता है कि विदेश की बिरयानी भी खा लेते हैं। मैं मुसलमान पर आता हूँ। हाँ। राम मंदिर का ताला किसने खोला? राजीव गांधी। भारत में सबसे बड़ा नरसंहार बता रहा हूँ, सुनिएगा, अगर हाँ। जानकारी दुरुस्त कीजिए सर। भागलपुर मैं में आपसे मैं आपको बता, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अगर आप मुझसे गोधरा दंगा कब हुआ? मेरी बात सुनिए। अरे गोधरा दंगा कब हुआ? मोदी सरकार, मोदी जी उस टाइम पे अरे मुख्यमंत्री, केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। क्यों नहीं? मोदी जी दोषी थे तो फांसी पर टांग दिए। अब एक बात अरे आप- रुकिए सर, जी, जी। अरे रुकिए, देखिए, इसीलिए मैं कह रहा हूँ, हाँ, मेरे बातों का मैं कह रहा हूं, इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू मुस्लिम के नरसंहार, सिखों का नरसंहार कब हुआ? कौन था प्रधानमंत्री? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी नहीं थी, उनकी हत्या हो चुकी थी। हाँ। राजीव गांधी प्रधानमंत्री 84 में। हाँ, हाँ, जी। ठीक है। इस देश में भागलपुर दंगा हुआ सर, नोआखोली दंगा हुआ। बिल्कुल। इस देश में इतने यहां तक कि गुजरात दंगा हुआ, और केंद्र में वाजपेयी जी की सरकार थी। तो आप सुन तो मेरी एक बात नहीं समझ सुन रहे तो लीजिए, आप मेरे को ये जो दंगे गिना रहे हैं, मैं एक मिस्टेक हुई है, उसको ठीक कर रहा हूं। जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, दंगा चल रहा था, तो उस समय केंद्र में बीजेपी की सरकार थी। लेकिन उसके बाद सोचिए, बीजेपी की सरकार चली गई, वाजपेयी प्रधानमंत्री बने, हट गए, 10 साल सरकार रही कांग्रेस की। क्यों नहीं आपने अमित शाह और मोदी को कानून के हिसाब से सजा दिलवा दिया अगर वो दोषी थे तो? अब सुन लीजिए, अब मेरी बात सुन लीजिए। अब मेरे को आप एक बात मुझे बताइए, ये बात तो आज पूरा देश समझ रहा है ना कि कांग्रेस ने गलतियां करी, इसलिए कांग्रेस सत्ता से आउट हो गई। लेकिन मुझे ये तो बताइए कि जो बीजेपी, अब आप ये कह रहे हैं, आपने कहा कि कांग्रेस के टाइम पर राइट्स हुए, बीजेपी के टाइम पर भी हो रहे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है? पिछले 10 साल में कहा राइट हुए बताइए? ये अभी हरियाणा में क्या हो रहा था? क्या फूलमाला चढ़ रही थी हरियाणा में? राइट का मतलब समझते हैं आप? ये दिल्ली में क्या हुआ था? 2,000 लोग की हत्याएं, 2-3 हजार लोग की हत्याएं राइट होता है। अच्छा, मतलब 1-2 आदमी मर जाए, मतलब 10 आदमी मर रहे हैं, 20 अरे आदमी सर, मर रहे हैं। ये मणिपुर क्या है? बता रहा हूँ सर। मणिपुर क्या है? सुनिए ना, बता रहा हूँ, मणिपुर पर आऊंगा। हाँ। आऊंगा। मुजफ्फरनगर दंगा हुआ था, अखिलेश मुख्यमंत्री थे और यूपीए की सरकार थी केंद्र में। कितने लोग मारे गए थे? कितने मुसलमान मारे गए थे? आप बताइए ना, आपके पास डेटा होगा, मैं तो डेटा थोड़ी लेके बैठा हूँ, मेरे पास तो जो डेटा है मैं तो वो बता सकता हूँ आपको। बीजेपी का डेटा है आपके पास? हाँ। आपको पता है? नहीं, मेरे को पता है, 700 से अधिक लोग मरे थे उसमें, मेरे को पता है। अरे भाई सुनिए, इरोम शर्मिल का नाम जानते हैं? नहीं। मणिपुर की थी। हाँ। 15 साल हंगर, भूख हड़ताल किया था उन्होंने। स्पेशल प्रावधान जो आपसा होता है वो किसने लगाया था? मणिपुर में किसने लोगों के अधिकार कुचले थे? इस देश के इतिहास में मुझे एक बात का जवाब दीजिए, इस देश के इतिहास में ईवीएम कौन लेके आया? मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं आपसे ये कहता हूँ, इस देश के अरे इतिहास कांग्रेस में को डिफेंड करता है आप आज, अरे लोग। मैंने आपको कब, आपको कौन सी वीडियो में दिख गया हम कांग्रेस को डिफेंड करते हुए? ईवीएम कांग्रेस उठाकर लाई, आज उसी ईवीएम का विरोध कर रही है। लेकिन कांग्रेस को ईवीएम कांग्रेस को लेकर आई, लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज पता उनकी मोदी गलती का से क्या भुगतान दिक्कत पूरा है? देश भुगत रहा है। मोदी से पता है क्या दिक्कत? हाँ। गरीब का बेटा संविधान के दम पर प्रधानमंत्री बन गया। अच्छा। तो आप लोग को नहीं पच रहा। अच्छा, तो लालू यादव टाटा बिरला थे? नहीं है? मैं कौन लालू यादव का विरोध कर रहा? नहीं, आप कह रहे हैं ना कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया, तो लालू यादव टाटा बिरला थे? नहीं। मुलायम सिंह यादव अडानी थे? लालू यादव को जेल किसकी सरकार में? कांग्रेस सरकार में। बिल किसने फाड़ा? वो राहुल गांधी ने। फिर नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ ना, मायावती आप अपनी बात पे नहीं किसकी टिकते। सरकार? आप मायावती अपनी जी बात पर पे ही नहीं किसकी टिक रहे हैं। सरकार में केस मैं हुआ? आपसे ये कह रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बन गया। इस देश में जितने प्रधानमंत्री बने, एक मुझे बताइए, सब गरीबी तो लाल बहादुर शास्त्री, अंबानी अडानी थे क्या? टाटा भी तो मोदी जी से चौधरी चरण विरोध सिंह। क्यों? अरे मेरे, आप अपनी चुनाव बात पे जीत के आए डिपेंड ना। नहीं रह रहे हैं। चुनाव सारे, इसमें चुनाव ही जीत कर आए हैं, इस देश में सारे चुनाव ही जीत कर आए। कौन चुनाव जीते बैठा हुआ है? कौन बिना चुनाव जीते बैठा है? ये मुझे बताइए, एक नेता का नाम मुझे बता दीजिए जो सदन में बिना चुनाव जीते बैठा हो। अगर बैठ जाता तो भाजपा आपको भी बिठा देती। आप तो पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। बताइए। बताओ। हाँ। बिना चुनाव जीते जब कांग्रेस एक ना 10-12 सीटें होती हैं राज्यसभा की, हाँ। उस पर ना चुनना होता है। हाँ, मुझे पता है। सरकार जिसको बिल्कुल चाहे। पता है किसको लाते थे कांग्रेस वाले? किसको? सचिन तेंदुलकर, अच्छा। रेखा, हाँ। जावेद अख्तर, हाँ। सारे के सारे पढ़े लिखे पैसे वाले आदमी। पता है मोदी जी किसको ला रहे हैं? हाँ। मोदी जी पीटी उषा, जिसने देश के लिए गोल्ड जीता है। हाँ। अच्छा। पता है मोदी जी किसको पद्म भूषण देना होता है? तो
कोई सुदूर उड़ीसा का मजदूर हाँ। जो गाना लिखता है, जो गांव में सेवा किया उसको, हाँ। जब राष्ट्रपति बनाना होता था कांग्रेस को, तो पता है किसको बनाते थे? हाँ। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। हाँ। जब मोदी जी को बनाना होता है तो एक आदिवासी महिला, अच्छा। एक दलित, लेकिन अगर जब वो महिला मंदिर के अंदर जाती है तो क्या होता है, और सदन के उद्घाटन के टाइम पर क्या होता इसी है? को तो तोड़ रहे हैं मोदी जी। मोदी जी खुद पिछड़े समाज से हैं। वाह। सुनिए, भाई वाह, इनका चरित्र देखिए आप, इनका दोहरा चरित्र देखिए। मतलब जब बता रहा। बात आई कि आप ब्राह्मण उनको समाज- आप ब्राह्मण समाज से हैं ना? मेरी बात, अरे मेरे लिए गौरव की बात है, प्राउड टू बी इंडियन। हाँ, नहीं, मेरे लिए गौरव की बात है कि मैं भारतीय हूँ। आप लोगों को जाति में बांटते होंगे या लोगों को संप्रदाय के नाम पर बांटते अरे, होंगे। अच्छा सुनिए। आई प्राउड टू बी इंडियन, मैं गर्व के साथ कहता हूँ मैं भारतीय ईमानदारी हूँ। से बोलिएगा। मैं बिल्कुल कहता हूँ, ईमानदारी से कहता हूँ प्राउड टू बी आप इंडियन। भारतीय, सुनिए बिल्कुल। अब सुनिए, पहला शब्द इस देश में भारतीय बोला है, वो जो शब्द दिया है ना, हाँ। बाबा साहब ने कहा हाँ। कि मैं सिर्फ और सिर्फ भारतीय हूँ। हाँ। मुझे अच्छा लगा। एक बात बताइए, भारत में पूजा कराने का अधिकार किसको है? किसको है? किस जाति को है? किस आप जाति को? बताइएगा। अरे मैं आपसे एक चीज कहता हूँ, अगर जो पूजा कराने का अधिकार है, ये कहीं किसी किताब में थोड़ी लिखा है कि पूजा कराने ये लिखा है भाई, कहाँ लिखा है? आपने नहीं पढ़ा है? किसमें? रामचरितमानस है? रामचरितमानस रामचरितमानस गवर्नर ने लिखी है, जज ने लिखी है, मजिस्ट्रेट ने लिखी है। मुझे ये बताइए आप ना, मुझे बताइए ये ना। कोर्ट से पारित है। मोदी जी से आपको इसलिए मोहित शर्मा जी प्रॉब्लम है कि मोदी जी हाँ। पूरा पूजा पाठ में देखिएगा, आज तक हाँ। जो पुजारी होता था ना, हाँ। उसका कुर्सी सबसे ऊपर होता था। अच्छा। मोदी जी पुजारी से भी अपनी कुर्सी ऊपर लगवाते हैं। हाँ, तो राष्ट्रपति जी क्यों नहीं रहती है वहां पर? कहाँ? राष्ट्रपति जी अभी एक मंदिर में देख रहा था जहां अश्वनी वैष्णव पहुंचे हुए थे, लेकिन आप ये देख लीजिए कि राष्ट्रपति महोदय बाहरी खड़ी हुई थी। बताइए ना, अभी और पार्लियामेंट के उद्घाटन में देख लीजिए। अच्छा, राष्ट्रपति की तरफ से कोई बयान आया क्या कि मेरे साथ कोई बदसलूकी हुई है? एक चीज मैं आपको बताता हूं, राष्ट्रपति किसी भी देश का प्रथम नागरिक होता है, हमारे देश के प्रथम नागरिक हैं। हाँ। राष्ट्रपति जी के ऊपर में ना हम लोग बोल नहीं सकते, अब मैं बता- और हम लोग अपनी इंदिरा गांधी, प्रतिक्रिया नहीं आप रख बता रहा हूं, सकते। इंदिरा- राष्ट्रपति महोदय जी की प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन पूरे देश राष्ट्रपति के साथ खड़ा था और पूरा देश इंतजार कर रहा था कि हमारे देश का प्रथम नागरिक आएगा और आकर संसद का फीता काटेगा और संसद का उद्घाटन करेगा। और अगर मेरे देश की राष्ट्रपति माननीय श्री द्रौपदी मुर्मू जी अगर संसद का फीता काटती तो मेरे लिए गौरव की बात होती कि मेरे देश के राष्ट्रपति जी के द्वारा मेरी पार्लियामेंट का उद्घाटन किया गया। वो मेरे लिए गर्व की बात होती। और बात रही मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, चर्च, मैं उन पर चर्चा ही नहीं करता हूँ सर, मैं चर्चा करता हूँ आप स्कूल और विद्यालय। अब मैं बोलूं, जी। अब मैं बोल रहा हूँ। आप ना दिल्ली संसद भवन देखे हैं? हाँ देखें। वहां से आगे जाइएगा ना, हाँ। तो आपको मिलेगा नेहरू म्यूजियम। हाँ। वहां से आगे जाइएगा तो मिलेगा इंदिरा गांधी कला केंद्र। हाँ। अब मोदी जी बदलना शुरू किए हैं। वहां से आगे जाइएगा तो फिर प्रधानमंत्री नेहरू मेमोरियल मिलेगा। हाँ। इस देश के सारे सड़कों का नाम, सारे चौक चौराहा का नाम 4 ही आदमी के नाम पर था, नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी जी, संजय हाँ। गांधी जी, बस। हाँ। मोदी और जी- अब तो सुन अब लीजिए। अब तो बाबा आप बता रहा हूं, साहब, मोदी- मेरी बात तो सुन लीजिए। अब तो मोदी जी के नाम पे नहीं हो रहा, वो जो मोदी जी ने अपने नाम पर स्टेडियम बना दिया, जीते जी एक स्टेडियम। अब आपको पता है नेहरू जी के नाम पर कितना है, राजीव गांधी के नाम? सुनेंगे नहीं, अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर बनाया, अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पे ही बनाया। तो मोदी जी भी तो क्या कर रहे हैं, जो पिछली सरकार है, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि चोर चोर मौसेरे भाई, ये आप समझ लीजिए कि चोर चोर मौसेरे भाई। एक बात मुझे बताइए, कोई काम अगर राहुल गांधी सत्ता में है, राहुल गांधी अपना काम अगर नरेंद्र मोदी को देंगे, तो क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का काम नहीं करेंगे, या राहुल गांधी नरेंद्र मोदी का काम नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। इस देश में पिसता है सिस्टम के जरिए तो आम नागरिक, इस देश की आम जनता। बाकी इस देश के अंदर ना कोई नेता, ना मंत्री, ना सांसद, उनको कोई तकलीफ नहीं है। चैन की बढ़िया 2 रोटी नहीं, बटर रोटी खाते हैं। और इस देश की जनता जो आज मतलब आप डेमोक्रेसी शुद्ध के पानी खिलाफ भी हैं? नहीं पीती है। आप डेमोक्रेसी के खिलाफ हैं? डेमोक्रेसी कहां से आ गई तो है? फिर आप नेताओं को गाली क्यों दे रहे हैं? किसमें? नेता इस देश के लिए, इस देश में आप डेमोक्रेसी के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है, राजनीति से आपको नफरत है? क्यों नहीं? मैंने ये तो नहीं कहा, मैं तो संविधान का पक्षधर हूं कि संविधान की बदौलत मैं यहां पर बोल पा रहा हूं, वरना इस देश के नेता तो हमें गूंगा भी कर देते। इस देश में संविधान है तो मैं बोल पा रहा हूं, यहां बैठा हूं, आप पूछ पा रहे हैं तो संविधान की बदौलत। आपको नहीं- मेरे को इतना बोलने का अधिकार है तो संविधान की बदौलत। राइट टू स्पीच, राइट टू फ्रीडम, मेरे फंडामेंटल राइट्स, हर एक व्यक्ति को बोलने का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी, सब संविधान ने तो प्राप्त कराई। और आज आप ये देख लीजिए, मोदी जी के सलाहकार जो लिखते हैं संविधान को लेकर, क्या वो लगता है आपको सही है? मैं ये कहता हूं, मोदी जी के सलाहकार जो उनका क्या नाम है, विवेक ओबरॉय, विवेक देव रॉय, हाँ, विवेक देवराय जो है वो लिखते हैं संविधान को लेकर। एक बात मुझे बताइए, मैं अरे कहता उन्होंने हूं, तो सुनिए सुनिए हाँ, सुनिए सुनिए,
वो आदमी प्रधानमंत्री है कौन? जो जिसने लिखा है? प्रधानमंत्री का सलाहकार नहीं है। अच्छा ठीक है, आर्थिक परिषद का सलाहकार। अब सुनिए, हाँ, इस देश में इमरजेंसी लगाकर संजय गांधी ने दस्तावेज बना लिया था कि हम इस देश के राष्ट्रपति बन जाएंगे, आगे चुनाव ही नहीं होगा। हाँ। अरे आप मेरी बात ही समझने को तो संजय गांधी प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री के बेटा थे, हैं? प्रधानमंत्री के बेटा थे, सारा नसबंदी करवा देते थे लोगों का। अच्छा एक बात मुझे, अच्छा आप थे उस टाइम पर? आपके अच्छा। घर परिवार में से एक आपका करा दिया था क्या? अच्छा, मतलब आप नेहरू जी जब थे तब थे? कौन? आप? नहीं मैंने तो नहीं बोला इस नेहरू बात जी के का लिए। नाम नहीं सुना होगा आपने? नहीं, मतलब मैंने- जो एक आदमी मिनट। जब रहेगा तभी जानेगा। मेरी बात तो सुन लीजिए, आप कह रहे हैं ये ना कि बड़ा नसबंदी, लॉजिक है। तो आप ये कौन सा, कहां से आप ये मुझे बताइए अरे ना। इमरजेंसी संजय के आपने समय- अभी एक मिनट, जब मैंने बात करी भाजपा को लेकर तब आपने कहा कि नहीं वो क्या कहते हैं, वो उनके आर्थिक सलाहकार हैं, वो प्रधानमंत्री ने थोड़ी कहा। लेकिन जब बात आप संजय गांधी की आई तो कह रहे कि प्रधानमंत्री के बेटे हैं। मतलब प्रधानमंत्री के जो सलाहकार कहे वो सही है, लेकिन अगर दूसरी पार्टी का कोई नेता कहे तो वो उसका बेटा हो गया। तो आप किस तरीके की सोच को लेकर चल हम रहे हैं? वही तो कह रहे हैं सर, आप मोदी जी से आप लोग इसीलिए ना कैंपेन चला रहे हैं कि मोदी जी अनपढ़ हैं। एक टीचर ने कह दिया मोदी जी अनपढ़ हैं, तो क्या इस देश में अनपढ़ों को चुनाव लड़ने का हक नहीं है? मुझे ये बता दीजिए, मैं राष्ट्रपति भी का, अनपढ़ मेरी हूं। बात सुन लीजिए। अच्छा, क्यों नहीं है चुनाव लड़ने का हक और अधिकार? क्या इस देश तो के अंदर कैसे आप लोग समर्थन कर रहे हैं कैसे टीचर का जो कह रहा है कि पढ़े लिखे को वोट दो? मतलब मैं अनपढ़ हूं और मैं चुनाव लड़ूंगा आपने तो- कैसे कह दिया कि हमने उसको समर्थन करा? कहा आपने, कौन सी वीडियो में देख लिया मुझे बताइए ना। मैंने उसका समर्थन किया जो उसकी नौकरी गई है वो गलत गई है। नौकरी जाना सही था क्या? ना। है? आप समर्थन करते हैं उसकी नौकरी गई तो? अरे भाई मैं कॉर्पोरेट सेक्टर है इस देश में, प्राइवेटाइजेशन कौन लेके आया? मैं आपसे अरे ये मैं पूछ रहा बता रहा हूं सर। मैं मेरी बात तो आप मेरी बात ही अरे नहीं सुनते। सर, या तो आप मैं आपकी या तो आप कंप- बोल लीजिए मैं या आपकी- सुन लीजिए। एक मैं- वक्त में मैं- एक ही काम हाँ, हो सकता मैं आपकी है। कंपनी- मेरे को आप सवाल का ये जवाब दीजिए, उसकी नौकरी गई वो सही थी या गलत? मैं आपकी कंपनी नेहा सिंह राठौर ने एक गाना गाया यूपी में काबा, उसकी नौकरी चली गई, वो सही था या गलत था? बता रहा हूं ना, हैं? बता रहा हूं। हाँ बताइए। मैं आपकी- हरियाणा में बुलडोजर पे बैन लगाई, हाई कोर्ट की बेंच को बदल दिया, क्या वो सही था या गलत था? मैं आप सुनिए ना सर, मैं आपके कंपनी में नौकरी करूंगा, हाँ। तो आपको अधिकार है मुझे नौकरी से हटाने का, और ये प्रथा भी कांग्रेस ने शुरू किया है। अच्छा, तो हटाने का अधिकार आपका तभी आता है जब हम इस बात को बोले कि मतलब ये बिल्कुल, किसी आपसे सरकार अगर के लिए कंपनी बोले, को नुकसान हो रहा होगा, अच्छा। आपको रखा गया पढ़ाने मतलब के लिए, या तो हाँ। और आप कीजिएगा राजनीति, और वो भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल बात बोलिएगा, असंवैधानिक बात अच्छा, बोलिएगा। नेहा सिंह राठौर के हस्बैंड, चलिए ठीक है, उस बात के लिए मैं बोलता हूँ, चलिए ठीक है वो सही था। मुझे ये बताइए, नेहा सिंह राठौर के हस्बैंड ने या नेहा सिंह राठौर ने कौन सा ऐसा गाना गा दिया जो अनकॉन्स्टिट्यूशन था या अनकॉन्स्टिट्यूशन बात अरे कर दी? भाई एक बात बताइए, हाँ, दो पूछिए। कौन सा सरकार ने उनको फांसी पर टांग दिया है? एक नोटिस? मतलब अगर फांसी पे एक बात मुझे- एक सरकार- कल को आप ही का ये चैनल बंद कर दिया जाए हाँ। और आपको बेघर कर दिया जाए, आपके घर पे बुलडोजर चला दिया है जाए, ना, तो कौन सा फांसी पे टंगा दिया? अरे है ना कोर्ट कचहरी। तो कौन सा फांसी पे टंगा भारत दिया? का किस संविधान है तरीके ना। की सोच रखते हैं सर? हद आनी चाहिए आपकी सोच पे, शर्म आनी चाहिए आपको अपनी सोच के ऊपर। कैसे? इतनी गिल्टी वाली सोच। आप ये एक महिला अरे प्राइवेटाइजेशन कौन लेके आया? नहीं, एक बात मुझे बताइए, प्राइवेटाइजेशन कौन लेके आया इस देश में? डेमोक्रेसी कौन लेकर आया? डेमोक्रेसी बाबा साहब लेकर आए ना। बाबा साहब, बाबा, कांग्रेस सुन लीजिए, की कोई भूमिका नहीं अरे है। सुन तो लीजिए, मैं बाबा साहब लेके आए ना, हाँ। तो वही डेमोक्रेसी हमें हक और अधिकार देती है सरकार से सवाल करने का। इस देश में राइट टू स्पीच का अधिकार है सर। राइट टू स्पीच के तहत वो महिला तो पूछती क्या है सरकार- यूपी में काबा, और उसके हस्बैंड की नौकरी तो चली जाती कंपनी ने है, और निकाला आप ना। कहते हैं कंपनी- और आप कहते हैं कि फांसी पर नहीं लटकाया। अरे मतलब जब किसी को फांसी पर लटकाया जाएगा तभी वो सही होगा। अरे कंपनी ने निकाला तो कंपनी से पूछिएगा, मोदी जी कहाँ गए? मोदी जी की कंपनी है, हैं? मोदी जी की कंपनी है। अच्छा चलिए, मोदी जी कंपनी नहीं, नहीं, सुनिए, अब सुन तो सुनिए। लीजिए, मोदी जी की सरकार एक टमाटर वाला जब सिक्योरिटी लगाता है तो उसको उठा के जेल में बंद कर दीजिए। हाँ। क्या जी उत्तर प्रदेश में देखा नहीं? कब? देखा नहीं? अब कब? भूल गए जब टमाटर भी महंगे हुए थे। कितनी इन बीजेपी को लेकर इन जैसे पत्रकारों की याददाश्त ऐसी खराब हो जाती है। और अभी आपको बता दूं, अभी परसों ही जी न्यूज के अंदर स्मृति ईरानी ने जो लताड़ा है ना पत्रकार को, जी न्यूज के वो आज तक पे जी न्यूज के पूर्व पत्रकार हैं, तिहाड़ रिटर्न वसूली चौधरी जो हैं, वो सही लाइन और लेंथ पर सवाल कर रहे थे। मुझे लग रहा है कि उनका जो पेटीएम है या तो वो स्कैन काम नहीं कर रहा था या ठीक से पेटीएम हो नहीं पाया। दोनों में से जो भी बात अच्छा, हुई सुनिए, तो स्मृति ईरानी से वो सुधीर जी- पूछ लेते सुधीर हैं। जी से सहमत है आप? जो हैं? सुधीर जी ने स्मृति जी के साथ जो किया वो ठीक किया? सुधीर चौधरी ने जो सवाल किया, मैं उनके साथ पूरी तरीके से खड़ा हूं।
मतलब आप चाहते हैं कि पत्रकार सरकार से सवाल बिल्कुल करे यार, अब सवाल काम करना काम है। अच्छा। अब आप एक बात मुझे आप बताइए, बताइए, मैं सरकार पता है सर, सुनिए, हाँ। ये मोदी जी की राज है ना, इसीलिए आप स्मृति ईरानी से सवाल पूछ रहे हैं। जब इंदिरा जी की सरकार थी ना, हाँ। और नेहरू थे प्रधानमंत्री, इंदिरा थी प्रधानमंत्री, और राजीव जी जब प्रधानमंत्री थे, हाँ। तो एक लाइन नहीं लिख सकते थे। सुनिए, प्रेस ब्लैक छप के आती थी, जेल में डाल दिए गए थे बड़े बड़े पत्रकार। नाम बताइए जरा दो चार का, देश को पता चलना चाहिए ना। आपको पता ही नहीं है? नहीं, मेरे को नहीं पता, आप बता दीजिए। इमरजेंसी में जो लोग जेल गए, आपको नहीं पता है? आप इमरजेंसी पे ही लगे हुए हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे जिस सरकार से सवाल पूछना। एक बात मुझे बताइए, क्या रवीश कुमार की आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी, जो रवीश कुमार कांग्रेस के खिलाफ बोलते थे और कांग्रेस से सवाल भी मैं करते आपको थे? नाम बता दे रहा हूँ। हाँ। इमरजेंसी के दौरान जो पत्रकार लोग गए हैं हाँ। जेल, उनका नाम बता दें। हाँ। इमरजेंसी के दौरान जो पत्रकार गए हैं, हाँ, और उनके आर्टिकल भी बताइए कि उन्होंने क्या लिखा था, ये भी बताइएगा थोड़ा सा जी। एक तो जिन्होंने हमारे साथ हमारी क्लासें की है, हाँ। वो सारे जर्नलिस्ट जो है, उनका मैं नाम अभी मेरे जुबान पर नहीं आ रहा है, जो जेल चले गए थे ड्यूरिंग इमरजेंसी जर्नलिस्ट। तो बीजेपी व्हाट्सएप पे भेजा होगा ना, बीजेपी ने व्हाट्सएप चेक कर लीजिए आप। बहुत पत्रकार व्हाट्सएप चेक करते ही हैं, आप व्हाट्सएप चेक कर सकते हैं सर। मैं बता दे रहा हूँ ना, ये आजकल कुलदीप तो नैयर, सुनिए आपके नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आपके अनुभव से जो स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी को जवाब दिया कि अगर मैं आपसे तिहाड़ के बारे में अगर कांग्रेस होती तो जेल में होता सुधीर चौधरी। तो एक कांग्रेस के दौर में, सुनिए, हाँ। कांग्रेस के दौर में सुधीर चौधरी को जेल में डाल दिया गया। अच्छा, मुझे गौरी लंकेश की हत्या कैसे हुई, किसकी सरकार में हुई? गौरी लंकेश की हत्या लॉ एंड ऑर्डर का मामला है, पुलिस जांच कर रही है। तो जांच हो गई, हो रही है। मणिपुर के दोषियों को सजा हो गई। मैं अरे पत्रकार की बात करें ना, गाजियाबाद के अंदर एक उत्तर प्रदेश में एक पत्रकार को मार दिया गया, क्या कहेंगे उसके लिए, क्या हुआ उस पत्रकार के लिए? मैं आपसे गौरी लंकेश को लेकर ही पूछ लेता हूँ, गौरी लंकेश को लेकर बता दीजिए। इस देश में पत्रकारों की नौकरी गई मोदी सरकार के राज में है, और आप मुझे बताइए, खुलेआम पत्रकार इस बात को लेकर बोलते हैं, उसके लिए आप क्या कौन से पत्रकार की नौकरी गई है? अभिसार शर्मा, खुद बोला अभिसार शर्मा ने। मतलब कोई कंपनी आपको, आप परफॉर्म नहीं कीजिएगा, प्रदर्शन नहीं कीजिएगा, नौकरी से हटा देगी, तो कहा कि मोदी जी ने नौकरी ले ली। अच्छा, मुझे बताइए, प्रदर्शन का मतलब क्या होता है? सरकार की चापलूसी करना, दलाली करना? कौन चापलूसी कर रहा है? ये चापलूसी नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? हम लोग अभी जो हम आपसे कर, हम सरकार की चापलूसी कर रहे हैं। आप तो डरते हैं सर, मैं आपसे खुलेआम कहता हूं, आप लोग डरते हैं। आप लोग डरते हैं कि ब्रॉडकास्ट मैनेजमेंट आपके चैनलों को बंद ना कर दे, इसलिए समय समय पर आप बैलेंसिंग को बनाने के लिए एक ओर से आप सरकार को डिफेंड करते हैं, दूसरी ओर से हम सरकार को विरोध करते हैं। तो आप तो अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। मैं तो ये कहता हूं, जिस दिन आपकी रोजी रोटी बंद होगी ना, उस दिन मैं आपसे सवाल करूंगा। आप बड़े ज्ञानी, पत्रकार का क्या काम है? सरकार से सवाल करना। सरकार से किन मुद्दों पर सवाल करना? महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, उसको लेकर। तो अच्छा बताइए, हाँ, एक भारत बंद हुआ पिछले 9 साल में? है? एक भारत बंद हुआ पिछले 9 साल में? हुआ नहीं क्या? महंगाई के सवाल पर कौन सा जनता कहीं पर सड़क पर उतरी है? किस पे? जनता को कोई प्रॉब्लम है? अरे सुनिए भाई, इसीलिए कहते हैं ना, बेगाने की शादी में दीवाना मत बनिए। अब मेरी बात सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए इस देश में ना, जो आप कह रहे हैं डेमोक्रेसी, अरे एक जंतर मंतर पर बैठने के लिए ना सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, रामलीला मैदान में प्रदर्शन करने के लिए सरकार से परमिशन लेनी पड़ती है, कोई सड़क पर उतरे। अब आप सोचिए, एक संसद में बैठने वाले सांसद की सदस्यता चली जाती है, एक संसद में बैठने वाले, इससे पहले नहीं जाती थी। अरे सुन तो लीजिए आप, अरे इससे पहले नहीं जाती थी क्या? मैं आपको एक चीज कह चुका हूँ कि अगर पिछली सरकार ने गलती करी, ये भी यही करे, तो दोनों में अंतर क्या है? मैं बता रहा हूँ, दोनों ही चोर हैं फिर तो। मैं बता रहा हूँ, आपकी नजर में बीजेपी सही है? आपकी नजर में बीजेपी सही है? बीजेपी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सरकारी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बीजेपी सही है आपकी नजर में? मैं कौन होता हूँ सर्टिफिकेट देने ना, आपको सर्टिफिकेट दे ही रहे हैं। कैसे? आपको सर्टिफिकेट ही दे रहे हैं, बस फर्क इतना रह गया कि इस पर लिख के दे दीजिए कि मोदी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, लिख दीजिए ना, इस पर लिख के ये लीजिए, इस पर लिख कर दे दीजिए पूरे देश को कि मोदी इज द ग्रेटेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, मोदी से बेस्ट कोई है। जनता ने लिख के दिया, 300 सीटें जिताई है सर, जनता ने जिताई है। जनता ने जिताई है, ईवीएम ने जिताई है। जनता ने जिताई है, ईवीएम ने जिताई है। ईवीएम कौन लेकर आया? मोदी जी लेकर आए। ईवीएम कांग्रेस लेके आई है, उसको हैकिंग करने का छठा बीजेपी लेकर आई है। ओ क्या कर रहे हैं आप?
आपको नहीं पता मतलब है? कांग्रेस इस देश में कांग्रेस जिस देश में महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा हो, जिस देश में महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाया जा रहा हो, जिस देश में जिसमें 250 रुपए किलो टमाटर बिक रहा हो, जिस देश में 100 रुपए पार पेट्रोल और डीजल हो, और वो भी तब जाकर जब रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, आपको कच्चा तेल सस्ते दाम पर मिल रहा है, तब जाकर आप 100 रुपए लीटर देश की जनता को तेल दे रहे हैं। जनता नाराज है। जनता को तो आपने हिंदू मुसलमान में ऐसा ही जाया कि हर दिन कभी हरियाणा ले लो, कभी मणिपुर ले लो, और कहीं कुछ ना मिले तो टीवी खोलकर देख लो, ज्ञानवापी चल रहा होगा, राम मंदिर चल रहा होगा, नहीं तो वो 24-27 साल का लड़का जो है वो धीरेन्द्र शास्त्री, वो आकर बैठ जाता है, जिसको ये नहीं पता कि हम 26 जनवरी मना रहे हैं, 15 अगस्त मना रहे हैं। लोग भूखे मोदी जी का समर्थन कर रहे हैं। कौन भूख मतलब अरे भूखे समर्थन कर अरे रहे हैं। सरकार खुद ही कह रही है कि 80 करोड़ लोगों को राशन दे रही है सरकार। आप किस तरीके की बातें करते हैं? मतलब अगर मोदी जी इतने खराब है तो जनता 2024 में नकार देगी। बिल्कुल। अरे सरकार जनता 2024 में 300 पार बहुमत देगी, क्योंकि ईवीएम है। ईवीएम हटा लो और चुनाव करा लो। अगर मोदी जी ने विकास किया तो पंजाब से चुनाव क्यों नहीं तो आप लड़ते? मानते हैं कि मोदी जी पंजाब से चुनाव क्यों नहीं अरे लड़ते? सुनिए ना भाई, तब अच्छा जहां जहां मतलब मोदी बीजेपी नहीं जीत रहा, अगर ईवीएम से जीतना होता तो बीजेपी सब जगह जीत जाती। अरे सब पंजाब जगह में जीत जाती। बीजेपी इतनी भी बेवकूफ पार्टी नहीं है। बीजेपी के पास बोलने को क्या बचेगा? अभी देखिए, मध्य प्रदेश बीजेपी हारेगी, राजस्थान हारेगी, छत्तीसगढ़ हारेगी, और उसके बाद में 2024 का इलेक्शन जीतेगी। और जब विपक्ष, इस देश का विपक्ष भी मैं आपको बता दूं बेवकूफ है। इस देश का विपक्ष अभी नहीं उठाएगा, क्योंकि कर्नाटक जीत गया तो गूंगा बन के बैठा हुआ है। अबे तुम कर्नाटक जीते, सवाल उठाओ ईवीएम को लेकर कि हम कर्नाटक में चुनाव लड़े, जीते, लेकिन हम कर्नाटक में भी ईवीएम से चुनाव नहीं करना चाहते। किस मुंह से कांग्रेस सवाल उठाएगी? लाइव तो वही है। मैं वही या एक बात आप मुझे बताएं, अगर कोई लेके आया तो परिवर्तन नहीं कर सकता? अगर मोदी जी ने विकास किया है तो आपके माध्यम से ओपन चैलेंज करता हूं मोदी जी को कि पंजाब से चुनाव लड़ें। अगर विकास किया तो पंजाब में भी होगा। अच्छा, तो राहुल गांधी को मैं कहता हूं कि राहुल गांधी जाके बनारस से चुनाव लड़े। हैं? ये क्या कोई आप तय करेंगे मोदी जी कहां से चुनाव लड़े? कौन? आपके यहाँ भैंस चराते हैं मोदी? क्योंकि बनारस में दबा के हिंदू और मुसलमान चल रहा है। ज्ञानवापी बगल में ही तो है। एक बात बताइए, जनता को जब प्रॉब्लम नहीं है, जनता खुश है, राम मंदिर से जनता खुश है, आपको कोई कहने आपकी खुशी से जनता थोड़ी हो जाती है। 300 सीटें किसने दी है? 300 सीटें किसने? ईवीएम ने। आप तो हंस रहे हैं। फ्रस्ट्रेट है आप। मोदी नहीं, मैं फ्रस्ट्रेट नहीं हूँ। मोदी जी जीत गए तो ईवीएम है। मोदी जी जीत गए तो ईवीएम। अरे भैया, मोदी जी नहीं जीते। एक बात मुझे बताइए, मोदी जी को जनता किस नाम पर वोट देगी? आप मोदी जी के 10 काम गिनाइए जरा पहले, उसके बाद मैं भी आज सुनूं मोदी जी के। मैं भी 10 काम सुनना चाहता हूँ। गिनाइए जरा 10 काम। 10 साल 10 काम गिनाइए। अब मैं नहीं बोलूंगा। आप मोदी 10 काम। अरे मोदी जी के 5 मोदी खराब जी काम मैं- गिनाइए। हैं? मोदी जी के 5 खराब काम मैं गिनाइए। 5 झूठे वादे गिना सकता हूँ, आप 10 काम गिना। हाँ, आप 5 झूठे वादे गिनाइए। 2 करोड़ रोजगार। हाँ ठीक है। 100 स्मार्ट सिटी। मैं 2 करोड़ रोजगार का जवाब दे चुका हूँ। गरीबी हटाओ, इंदिरा गांधी 7 साल में कांग्रेस ने हटा। अरे मैं आपसे कह रहा हूँ 10 काम गिने। मैं तो झूठे वादे गिना ही रहा हूँ। 2 करोड़ रोजगार, 100 स्मार्ट सिटी, हवाई चप्पल वाले को हवाई यात्रा, ठीक है ना, और महिलाओं की सुरक्षा, हर घर राशन, जहाँ झुग्गी वही मकान। 6 बता दिए आपको, 6। आपने 5 बोले, 6 बता दिए। किसानों की आय दुगनी, काला धन आना, 8 बता दिए। अब 10 काम आप बता दो। बस बता दो, बस बता दो। मैं बता रहा हूँ। बताइए। इस देश में बिना नौकरी के भी मोदी जी के राज में युवा खुश हैं। अच्छा, ये काम है? ये काम किया है? सुन तो लो भाई। काम क्या किया? काम बताइए ना। अरे बेवकूफी। सुन तो लो भाई। अगर कोई जाहिल आदमी बैठा हो तो आप ये सवाल कीजिए, जवाब अरे दे तो सकते सुनने हैं। की कोई एक क्षमता है। दीजिए। हाँ दीजिए, बहुत क्षमता है। एक बताइए, आप अपने घर में आपके पिताजी हैं और आपके बिना कमाए हुए भी आपके पिताजी खुश हैं, तो हम पड़ोसी को क्या जरूरत है? आप मान लीजिए आपके पिताजी नहीं कह रहे कि मोहित शर्मा कमाओ, और आपका पड़ोसी आके कह रहा है कि तुम बेरोजगार हो। देखिए, देखने वाले दर्शकों से निवेदन है कि ये आदमी जो है 10 काम नहीं गिना पा रहा। तो आप सोच लीजिए, जिस आदमी के लिए ये इतनी तारीफ कर रहा है कि पुल बांधे जा रहा है, उस आदमी की तारीफ के एक ऐसा आदमी, क्योंकि गलती इनकी नहीं है। ये जिस चाय की केतली को पिछले 9 साल से अलादीन का चिराग समझ के घिसे जा रहे हैं, जांच में पता चला कि वो तो चाय की केतली निकली। यही हालत है इनकी। उसमें से कोई जिन नहीं निकलेगा, वो चाय की केतली है। चिराग मत समझिए उसे। मोहित शर्मा सुनिए ना। हाँ। जनता को आपको खुजली है, विरोधी है। जनता बिना नौकरी के ही अगर मोदी जी को वोट दे रही है तो खुजली मुझे बर्नौलिये लगाते हैं। खुजली मुझे बर्नौलिये लगाते हैं। अरे आप मुझे 10 काम क्यों नहीं गिनाते? ये जनता भी सुन लेगी 10 काम।
10 काम गिनाने का बताओ। लेवल भी होना चाहिए। हाँ बताइए। 370 गिनते जाइए। 300 अब जवाब भी लेते जाइए। 370 ठीक है। 370 हटने से यूपी और बिहार वालों को क्या फायदा, जरा ये बताइए। प्लॉट कितने प्लॉट आपने खरीद लिए, जरा बताइए। इनकी सुन लेते हैं। ये इतना झूठा, मतलब जो बात का कोई तथ्य और तर्क नहीं। कितने प्लॉट आपने खरीदे हैं, ईमानदारी बताया। आपको आपकी कलम की सौगंध इस कलम की, इस कलम के तो सिपाही है ना। कितनी प्लॉट खरीद लिए कश्मीर में? बिजनेसमैन खरीदेंगे, हम बिजनेसमैन थोड़ी, हम तो पत्रकार हैं। पत्रकारों की जांच हो जाए तो इनसे ज्यादा पैसा किसी के पास नहीं है। सबसे ज्यादा पैसे का गबन यही करके बैठे हैं। जो पत्रकार कल तक अपना चैनल चलाता था, वो अपने स्टूडियो लेकर बैठ गए, अपना खुद का चैनल लेकर बैठ गए। वो कह रहे हैं कि पैसा ही नहीं है। और काम सुनिए ना, मुझे तो लग रहा है आपको राम मंदिर, यानी मोदी जी ने राम मंदिर के लिए जज को खरीदा। अब तक तो पूरा देश ये जानता था कि राम मंदिर कोर्ट ने बनाया। ये पत्रकार कह रहे हैं कि राम मंदिर मोदी ने बनाया, यानी मोदी जी ने जज को खरीदा। और सुनिए ना, सुनिए ना काम, ये तो बताइए राम मंदिर मोदी जी ने बनाया है। राम मंदिर मोदी जी के राज में, यानी मोदी जी ने जज खरीदा है। ये आप कह रहे हैं। आपको कहना है जो कहिए। नहीं, आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं नहीं कह रहा हूँ सर। स्वच्छता अभियान पहले तो देश मेरे ख्याल से पीपल का पत्ता पहन के घूमता था। सुनिए ना और सुनते जाइए ना। मोदी जी ने गरीबों के लिए जो किया है, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, आदिवासियों के लिए। हाँ, हाथरस में बेटी के साथ क्या हुआ वो बताएंगे? सुनिए ना भाई, नवोदय विद्या, आपको नहीं ना पता होगा, हम बताएं। नवोदय विद्यालय में रिजर्वेशन दिया है ओबीसी को। अच्छा। केंद्रीय विद्यालय में रिजर्वेशन दिया है ओबीसी को। सैनिक स्कूल में रिजर्वेशन दिया है ओबीसी को। इसलिए पिछड़े की वजह से आपको दर्द हो रहा है ना। अब सुन लीजिए, अब सुन लीजिए। रिजर्वेशन तो दे दिया। रिजर्वेशन इसलिए दे दिया क्योंकि भैया नौकरी। अब ये मुझे, और आप जैसे सवर्णों को भी 10% रिजर्वेशन दिया है, सवर्ण गरीबों को मोदी। मेरी बात सुन लीजिए। लोगों को बांटने के लिए आप लोग काफी हैं सर। मेरे को स्वर्ण, दलित या फिर ब्राह्मण, शूद्र वैसे में ना बांटें। अच्छा। मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि मेरे देश का एक महान व्यक्ति, 30 से ज्यादा डिग्रियां लेकर आने वाला एक व्यक्ति, जिसने देश के लोगों को भारतीय बनाने की कोशिश करी, मैं उनकी राह पर चलना चाहता हूं। और मैं बड़े गर्व और गौरव के साथ कहता हूं कि आई प्राउड टू बी इंडियन। मैं भारतीय हूं। आप होंगे सर ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, दलित। मैं ब्राह्मण नहीं हूं, न शूद्र, न वैश्य, न क्षत्रिय। मैं इस देश में भारतीय हूं, भारतीय। आई प्राउड टू बी इंडियन। आप भारतीय मानते हैं कि नहीं? मैं भारतीय हूं। संविधान मानते हैं? बिल्कुल मानता हूं। संविधान ने इस देश के लोगों को 5 कैटेगरी में बांटा है, SC, ST, OBC, जनरल और माइनॉरिटी। सर मैं कहता हूं कि बांटा है, बिल्कुल बांटा है, लेकिन मेरे लिए गौरव की बात है कि मैंने इस देश की मिट्टी में जन्म लिया। मेरे लिए भारतीय होना चाहिए। 3 काम हो सर, काम गिनाइए। 3 काम हो, बता रहा हूं। 3 काम बताइए। तीन ओबीसी को रिजर्वेशन, ये 3 काम हुए। ये काम आप रिजर्वेशन पूरा गिना चुके हैं एक ही बारी में। 3 ही हुए, इनको मिला के और गिनाइए। अभी बाकी के 7 बचे हैं। स्वच्छता अभियान नहीं गिना? स्वच्छता अभियान मैंने आपका गिन लिया। राम मंदिर आपने गिन लिया। 370 आपकी गिन लिया। G20 की बैठक हो रही है भारत में, दुनिया भर में डंका बज रहा है। हो रही है, चल रही है पूरी। अरे भैया, जब तक कोई आदमी के मरे की तेरहवीं ना हो जाए उसको मरामत समझो। पहले जो काम बताओ ना यार आप भाई साहब। यूक्रेन युद्ध रुकवा दिया। हमारे देश का प्रधानमंत्री हमारे देश के मणिपुर को शांत नहीं करा पा रहा, लेकिन इन जैसे पत्रकारों का कहना है कि वो रशिया और यूक्रेन का युद्ध रुकवा रहा है। और आपकी अंधभक्ति। और 4 काम हो गए, 5 हो गए। 5 और देश के मीडिया वाले वो खरीद लिए उनको। नहीं, उनको सही राशि मिल गई। पेटीएम वाले हैं या फोन पे वाले हैं? नहीं। हाँ, ये सब आप जो बोल, ये मोदी जी की सरकार इसलिए बोल पा रहे हैं, दूसरी सरकार होती तो जेल में होते। अच्छा, मेरे दादाजी फ्रीडम बिहार में मनीष कश्यप को जेल में डलवा दिया बिहार सरकार। किसने डलवाया? बिहार सरकार। ये तो कहने वाली बात है। उसको असल में मोदी जी बाहर क्यों नहीं निकलवा लेते, जब मोदी जी अपने राजनेताओं को निकलवा लेते हैं। और आप सुनिए, मोदी जी के नेता जो विधानसभा में पॉर्न वीडियो देखते हैं उन पे कार्रवाई नहीं है। मोदी जी की पार्टी का नेता कुलदीप सिंह सेंगर, जिनने बेटी के साथ बलात्कार किया, क्या हुआ आज उसके साथ? क्या हुआ? कहाँ है वो? और मोदी जी के राज में अरे काम गिनाइए। ये काम ये नहीं होते हैं सर। काम होते हैं क्या बनाया आपने? IIT बनाई, मेडिकल कॉलेज बनाए, इसरो बनाए, एम्स बनाए, कितनी संस्था बनाई। चंद्रयान के सफल प्रक्षेपण मोदी जी के राज में मोदी जी ने करवाया है। अच्छा, मोदी जी ने करवाया है। वो प्रधानमंत्री है तो उनको क्रेडिट नहीं दीजिएगा? अरे भैया, मेरे को तो एक बात मुझे बताइए ना, चंद्रयान कौन सा गया है? चंद्रयान 3 गया है। पहला और दूसरा किसके राज में गया था? अरे तो फिर 60 साल में आपने 2 भेजा, मोदी जी ने 10 साल में 1 भेजा। रेशियो जोड़िए ना। अगर मोदी जी 60 साल रहेंगे तो ऐसे 300 भेज देंगे। एक बात इन्हें समझ में नहीं आई कि जब देश आजाद हुआ तो देश में सुविधा भी होनी चाहिए थी। देश में कंप्यूटर क्रांति लेकर आई पिछली सरकार, और आप क्या लेकर आए? टॉयलेट क्रांति। वो टॉयलेट क्रांति जिसने पहली बार देश ने पैखाना घोटाला देखा। आप कितना अपमान करें इस देश के गरीब। आपको पता है इस देश के कितने गरीब टॉयलेट जा रहे थे बाहर खेतों में? गरीब सुन लीजिए। अरे गरीब को तो टॉयलेट मिला ही नहीं,
गरीब के नाम पर तो टॉयलेट में भी पैसा खा गई भाजपा सरकार। भारत अगर के गरीब सारे को गांव टॉयलेट का मिल जाता ना, विद्युतीकरण, गरीब को भारत अगर के- टॉयलेट मिल जाता तो मोदी सरकार को सैल्यूट कहानी करता। में गिन रहे यार, हाँ। भारत के सारे गांव का विद्युतीकरण। 7 काम गिनाए हैं, 7 में से एक भी ढंग का काम नहीं। आपकी जनता भी अच्छा, सेटिस्फाइड ये नहीं होगी। विद्युतीकरण, विद्युत पूरे देश का विद्युतीकरण हो गया, ये पहला अच्छा काम नहीं है। अच्छा, विद्युतीकरण हो पूरे गया। देश के लोगों को वंदे भारत ट्रेन दे रहे हैं, सुपर फास्ट ट्रेन। हाँ, वंदे भारत ट्रेन में इतनी फैसिलिटियां, ट्रेन में तो आजकल इतनी फैसिलिटियां हैं कि पहले लोग ट्रेन में बैठते थे तो बारिश को बाहर से देखते थे, पानी को बाहर से देखते थे, लेकिन अब तो पानी ट्रेन के अंदर ही आ जाता है। इतनी बढ़िया सुविधा कि गर्मी में स्विमिंग पूल ट्रेन में बह रहा है। इतनी बढ़िया सुविधा किसी सरकार में थी? गाय से टूट रही है। बताइए ना। और काम गिनाओ, कितने हुए? 8 हो गए, मैं तो गिन ही रहा हूँ सर। 8 हो गए ना? हाँ। हैं? 50 करोड़ लोगों को बैंक में खाते खुलवा दिए जनता। बाप रे बाप, वो बैंक में खाते खुलवा दिए और बैंक में खाता खोलकर देश की गरीब जनता ने जो है पैसा डाला और उसके बाद विजय माल्या, नीरव मोदी, मेहुल चौकसी लेकर हो गए फुर। अभी जैसे सनी देओल पर नहीं देखा, वो आपका जो गदर वाला हीरो है उसका बैंक अकाउंट आप देख रहे हो, अभी उसका बंगला जो है वो नीलाम हो रहा था, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने अचानक ही उसके बंगले को नीलाम होने से रोक दिया। किसान की फाइल इस देश में गुम नहीं होती है। किसान, अगर आप ये समझ लो, पैसा ले लेना तो किसान के तो बेचारे खेत पे कब्जा हो जाता है सरकार का, लेकिन इन जैसे सनी देओल जैसे आपको पता है- बीजेपी के नेताओं अरे पर कोई सुन लो राग नहीं भाई चलता साहब, इनका। अगर किसानों को नहीं बकाया जाता ना और वो बिल आ जाता ना, हाँ। किसान पैर में तेल लगा के बैठता घर पर। अच्छा, और कॉर्पोरेट, सुनिए, इस देश की तरक्की होगी बिजनेस से, कॉर्पोरेट से, बड़े बड़े इंडस्ट्री लगने से। तो आप एक काम करिए ना, ये पत्रकारिता छोड़ दीजिए, देश की तरक्की में आप भी योगदान दीजिए, एक आध इंडस्ट्री आप भी खोलिए, और नहीं तो पैर में तेल लगा के बैठिए और मोदी सरकार अगली बार आएगी, बिल लेकर आएगी तो आपकी भी आय दुगनी होगी। ये सब बंद करिए, बंद करिए, अरे बंद करिए, खेती करना शुरू करिए, अरे बंद करिए, अरे अरे बंद मोहित करिए। बैठो। कैसी बात करते हैं आप, तो आपको बेहूदगी पता वाली है बात कर रहे हैं। डिजिटल मीडिया, आजकल मीडिया से कितने लोग करोड़पति हो रहे हैं मोदी जी के राज में? आप तो करोड़पति हो गए अरे होंगे। हाँ, बता रहा हूँ ना। अभी तो ये कह रहे थे कि नहीं हमारे पास कुछ नहीं है, अरे अब अपने मुंह से पत्रकार ने हाँ, स्वीकार किया है कि ये करोड़पति पत्रकार है। डेटा सस्ता, लोग डिजिटल मीडिया देख रहे हैं, YouTube डेटा देख रहे हैं। सस्ता? डेटा सस्ता है भाई ये पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए पत्रकार, बड़े ही यूनिक पत्रकार है। इस देश में पहले कॉल सुनने का पैसा नहीं लगता था, अब कॉल सुनने का भी पैसा लग रहा है, और ये कह रहे हैं डेटा सस्ता। मुझे लग रहा है ये कहीं विदेश से आए। विदेश से आए हो क्या आप? ये भारत में सबसे चीपेस्ट डेटा है, सबसे अच्छा। cheapest डेटा है, सस्ता। वाह सर, मैं तो कह रहा हूँ अगर आपके लिए झूठ बोलने का कोई सम्मान हो, आप मोदी हाई स्कूल से पढ़ के निकले क्या? लास्ट बताऊं, हाँ लास्ट बता दीजिए। राष्ट्र इतना बड़ा चीज होता है ना, और राष्ट्रभक्ति और राष्ट्रवाद, अच्छा, कि मोदी जी 5,000 रुपए पेट्रोल, हाँ 10,000 रुपए सिलेंडर हाँ कर देंगे ना उनके राज में, तो भी भारत का जो दुनिया भर में नाम हुआ है ना, इस देश की जनता मोदी जी को ही चुनेगी। अच्छा, और बताइए, ये इनका वॉलेट रखा है, इसमें से जरा 5,000 रुपए भी दिखाइएगा जरा। ये इनका, ये देख लीजिए, ये सुनिए मेरी बात सुनिए, वॉलेट से 5,000 रुपए 10,000 रुपए निकाल कर जरा दे दीजिए ना। हाँ। ये आपका वॉलेट है। मैं तो गरीब आदमी हूँ, आप मैं मोदी जी करो- राष्ट्रवाद के नाम पर मुझे 5,000 दे दीजिए। हम लोग मोदी- राष्ट्रवाद के नाम पर मुझे 5,000 दे अरे दीजिए। सुनिए ना भाई, आप कामचोर है ना, मेहनत वाह कीजिए। वाह, जो मोदी जी के वाह। समर्थक है ना, सुनिए ये ना सुन भाई। लीजिए, अभी राष्ट्रवाद की हमें पीड़ा पढ़ा रहे थे, मैंने क्या आपको सौगंध आपको राष्ट्रवाद की, राष्ट्रवाद के नाम हाँ, पर बता रहा हूं। वॉलेट से 5,000 निकाल के ये मुझे इसको गिनकर भीख दे मांगना दीजिए। कहते हैं, जो आप कर रहे हैं इसको भीख मांगना कहते हैं। अच्छा, राष्ट्रवाद का मतलब होता है, हाँ। मोदी जी के राष्ट्रवाद से प्रेम है ना, हाँ। तो उनके जो राष्ट्रवादी भक्त हैं, अच्छा। 5,000 रुपए पेट्रोल, 10,000 का सिलेंडर हो जाएगा ना, तो भी तो उन्हीं आप के ये साथ समझिए ना खड़ा। सर, ये आप होता ये है समझिए, राष्ट्रवाद। आप ये समझिए, आप राष्ट्रवाद का समर्थन करिए और आप एक काम करिए, आप ना पेट्रोल पंप पे जाके 5,000 रुपए में लिया करिए और उसको बोलिए मैं राष्ट्रवादी हूं तो मैं 5,000 रुपए में पेट्रोल लूंगा। बाकी इन सब अगर जिस दिन लाइन लगा दी ना कि राष्ट्रवादी पत्रकारों को 5,000 का पेट्रोल और गरीब जनता को 100 रुपए का पेट्रोल, तो आप राष्ट्रवादी ना, आपकी सुन लीजिए, आपकी मोदी राष्ट्रवादी जी के राज में सबकी सब कोई भरी रह गरीब जाएगी। नहीं है, कोई गरीब नहीं है। एक धरना प्रदर्शन बताइए, आप जैसे कुछ जो लोग हैं, अच्छा। जो राष्ट्र विरोधी लोग हैं, अच्छा, जो अच्छा, विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं, आप कौन सी पार्टी के एजेंट है? भाजपा के? आपने तो पहले ही स्वीकार कर लिया है। हम लोग पत्रकार हैं। नहीं, आप पत्रकार नहीं हो सकते सर। कैसे? अगर आप पत्रकार होते तो आप एक ही सरकार की तारीफ के पुल थोड़ी बांधते। आप पिछली सरकारों ने कुछ तो अच्छा किया होगा, लेकिन आपकी नजर में नहीं आता, क्योंकि आप तो एक ही सरकार का अरे बिल्कुल सर, हम लोग ठिकरा सुनिए, लेके बैठे हैं। हम लोग जनता के नुमाइंदे हैं। जनता अच्छा। जो करेगी ना, हम उसी को बताएंगे। तो जनता मोदी मोदी जी सरकार- को चुन रही है, तो हम मोदी जी के बारे में इतने बता रहे साल, हैं। 65 साल जनता ने कांग्रेस को भी तो चुना, तो वो आपको समझ तब नहीं आया। कांग्रेस का गुण गाते थे। गाते थे आप? हाँ।
क्यों झूठ बोलते हैं? अरे पत्रकार अभी मोदी सरकार आने के बाद तो आपने अपना भरपूर हॉर्न शुरू किया है और उसके बाद आप कह रहे अरे हैं सर, उससे पहले तो आप दूसरों के चैनल में काम कर रहे थे। वहाँ जितने चैनल थे सब कांग्रेस के गाना गाते थे। तो मतलब आप जो सरकार होती है आप उसके अंदर बिक जाते हैं। भारत में जो पत्रकार मतलब राजपूत बिकाऊ राजा का पत्रकार। बेटा, जो राजा वही उसी के साथ पत्रकार। अच्छा, यानी ये देखिए इसने स्वीकार किया, बहुत अच्छी बात है, पत्रकारों को स्वीकार भी करना चाहिए। दलाल पत्रकार थे तो उन्होंने कहा कि जो सरकार होती है उसके पैरों में नतमस्तक हो लेते हैं, अपनी पत्रकारिता सब वहीं गिरवी रख देते हैं। यानी आपको देश क्या के लगता है अंदर पत्रकारिता का जो मतलब? पत्रकारिता जो आईएएस की नौकरी करता है, जो सरकार आएगी आईएएस उसी के हिसाब से काम करेगा ना। है? अगर आप आईएएस हैं तो पत्रकार की तुलना आईएएस से कर रहे हैं आप। तो पत्रकार आईएएस से इस देश बड़ा है में बहुत क्या? सारे पत्रकार ऐसे हैं, सुन लीजिए मेरी बात, इस देश में बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो अपना जमीर नहीं बेचते, ठीक है ना। हाँ। जो अपना जमीर नहीं बेचते, जो सरकार से सवाल करते हैं, सरकार से सवाल करते हैं। आज सरकार जो सत्ता में है वो सब आपको उससे सवाल करना पत्रकार चाहिए। नहीं है। हाँ। वो सब अपोजिशन पार्टी के एजेंट है। हाँ, और आप पोजीशन वाली पार्टी के हम लोग एजेंट हैं। जनता के पत्रकार हैं। अरे जनता को क्यों बदनाम कर रहे अरे हैं? जनता मोदी क्यों बदनाम कर रहे हैं? जनता मोदी जी को चुन रही है, अच्छा, इसलिए हम लोग मोदी जी का गुण गा रहे हैं। मोदी जी का गुण गा रहे हैं। जिस दिन जनता कांग्रेस को चुन लेगी उस दिन कांग्रेस का गुण गाएंगे। अच्छा, तो कर्नाटक में आपने कल किसका गुण मोहित गाया? शर्मा जी आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे। देखिए, पत्रकार का मतलब जनता के साथ। हाँ। जनता चुनेगी मोदी जी को तो मोदी, जनता चुनेगी राहुल को तो राहुल। नहीं, अभी आप कहते हैं कि कल को अगर हम प्रधानमंत्री बन जाते हैं तो मोहित तो एक बात मुझे बताइए, आप तो वैसे भी, हम तो बनने नहीं देंगे आप, क्योंकि आपने तो खुद ही कहा कि पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, आप पढ़े लिखे व्यक्ति के समर्थन में नहीं है। तो मैंने तो दुर्भाग्य से मैं तो बाबा साहब की राह पर चल रहा हूं और ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन को गेन कर रहा हूं, कोशिश ही यही है मेरी। तो आप लोग तो मेरे ख्याल से पढ़ाई के तो विरोध में चल रहे हैं, तो आपको लगता है कि आप हमारे समर्थन में होंगे? आप मोदी जी से ज्यादा, क्योंकि आप तो कह रहे हैं ना कि गरीब माँ का बेटा, गरीब माँ का बेटा। अरे भाई, मोदी जी, आपने किताबें पढ़ती होंगी, मोदी जी ने लोगों को पढ़ा है 40 साल 45 साल। हाँ, गुजरात दंगों में मोदी जी ने पढ़ लिया लोगों को, एकदम टोटल पढ़ लिया। चलिए, अब ये देखिए, यही है इन लोग की, ये लोग चुनाव नहीं जीत सकते हैं तो इनकी हाँ। जो बौखलाहट है वो दिखता है। हाँ। चुनाव नहीं जीतेंगे तो कभी ईवीएम, तो कभी ये, तो कभी वो। मैं एक और बात आप बता दलाली, आप दलाली करते रहे सरकार को तो सोचिए, मैं आप लोग को ये साबित करना चाहता था कि पत्रकारिता के जो एंकर होते हैं उसमें कितना दम होता है। सोचिए, आज मैंने कैसे एंकरिंग की बताइएगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, भारत के पत्रकार कभी भी जनता के पक्षकार नहीं रहे हैं, वो हमेशा से सत्ता के साथ रहे हैं। लेकिन अब चीजें बदल रही हैं, जैसे जैसे डिजिटल मीडिया आया है। आज जो आपने मेरा स्वरूप देखा, भारत के पत्रकारिता की यही सच्चाई है। वो कभी जनता के मुद्दों के सवाल नहीं पूछते हैं, जिसकी सरकार उसके पत्रकार। तो मैंने कोशिश करके देखी थी, आप लोग बताइएगा। मुझे पता है बहुत गाली भी पड़ेगी, लेकिन जो मैं कर रहा था ये सचमुच पत्रकारिता नहीं है। पत्रकारिता का मतलब होता है जनता के मुद्दों को उठाना। सरकार जो भी हो वो तो अपनी वाहवाही करेगी, पत्रकार का काम होता है उस पर नजर रखना, वॉच डॉग, कुत्ते की भूमिका होती है। आजकल टीवी अखबार यही कर रहा है जो अभी मैं कर रहा था। और मैं फिर कह रहा हूं, पत्रकारिता की इतनी ट्रेनिंग होती है, इतना सवालों को तोड़ने मरोड़ने की ताकत होती है। पत्रकारिता में वो दम है जो दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। इसलिए जब तक इस देश का बहुजन समाज, SC ST OBC किसान अपने बच्चों को पत्रकार नहीं बनाएगा, उसके हक अधिकार की बात करने वाला कोई नहीं रहेगा। हमें आप गाली भी दे सकते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये है पत्रकारिता की ताकत, जो सच को झूठ और झूठ को सच में तब्दील कर दे, दोषी को निर्दोष और निर्दोष को दोषी साबित कर दे। फिलहाल पत्रकारिता हमेशा से भारत में यही रहा है। लेकिन एक बात मैं मानता हूं कि अब तक डिजिटल मीडिया जब तक नहीं आया था, इतना भी सवाल नहीं पूछा जाता था। डिजिटल मीडिया पर मोदी जी से बहुत सवाल पूछे जा रहे हैं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।